नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर हमने अध्ययन किया था और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हमने जाना था, तो अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत को और अच्छे तरीके से जानने के लिए और बेहतर तरीके से जानने के लिए या उसकी और बेहतर समझ के लिए हमको प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है और प्लेटो का जो साम्यवाद है उसको भी जानना जरूरी होता है। तो जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वह प्लेटो की न्याय सिद्धांत जो है उसकी स्थापना का तत्व है। अर्थात प्लेटो के न्याय जो सिद्धांत है उसकी प्राप्ति तभी की जा सकती है जबकि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को, जो प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था दी है, उसको स्थापित किया जाए। प्लेटो के अनुसार जब उसकी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया जाए और उसके साम्यवाद को स्थापित किया जाए, तभी प्लेटो की जो न्याय है उसकी स्थापना की जा सकती है। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। उसमें प्लेटो के शिक्षा का जो स्वरूप है उसका हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो की शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसका हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो की शिक्षा पद्धतियों की क्या क्या विशेषताएं बनकर सामने आती है उनका हम अध्ययन करेंगे और अंत में हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचनाएं। तो बिना समय को बर्बाद किए हम सीधा प्रारंभ करते हैं। तो ये है एथेंस की शिक्षा प्रणाली, जो कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा जो स्वरूप दिया है वो कोई नया शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्लेटो नहीं आया था, बल्कि उस समय के यूनान में एथेंस और स्पार्टा दो शक्तिशाली राष्ट्र थे, शक्तिशाली राज्य थे। उन राज्यों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको ही प्लेटो ने कहीं ना कहीं उनकी जो अच्छाइयाँ थी, जैसे एथेंस की शिक्षा प्रणाली जो थी उसकी जो अच्छाइयाँ थी उसको लेकर, और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी अच्छाइयों को लेकर अपनी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप दिया था। तो जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अंत में सैनिक या सामाजिक शिक्षा 3 वर्गों में बटी हुई थी। 6 से 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा थी। अभी हम इसमें और डीपली देखेंगे कि क्या क्या अध्ययन करवाया जाता था। 14 से 18 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा थी और सैनिक या जो सामाजिक शिक्षा थी वो 18 से 20 वर्ष तक थी और 20 वर्ष के पश्चात शिक्षा समाप्त हो जाती थी। उसके पश्चात जो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली थी वो अंत तक राज्य के नियंत्रण में रहती थी, और जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वो राज्य नियंत्रण में नहीं थी वहां। और जो 7 वर्ष की आयु में राज्य के नियंत्रण में बालकों को ले लिया जाता था। मानसिक एवं बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप नहीं था, अर्थात जो शिक्षा थी वो सैन्य वर्ग को स्थापित करने के लिए की जाती थी, शासक वर्ग को या लोगों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए नहीं दी जाती थी, बल्कि सैन्य, क्योंकि स्पार्टा जो राज्य था वो सैन्य शक्तिशाली राष्ट्र था और उसका हर समय किसी न किसी अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध होता रहता था, इसलिए वहां सैनिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था और बालक और बालिकाओं के लिए समान शिक्षा थी। तो ये जो स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी इसी को हम अभी आगे देखेंगे कि इसी को लेते हुए जो प्लेटो है उसने अपनी शिक्षा योजना दी थी। उसके पश्चात जो प्लेटो की शिक्षा का दर्शन था वह यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान प्राप्त करना तथा उसी के अनुसार आचरण करना, इसको ही प्लेटो शिक्षा मानता था कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह है ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात हम किसी वस्तु या किसी वस्तु के बारे में जान जाएं और फिर उसी के अनुसार अपना आचरण भी रखें। अर्थात अगर हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए तो फिर हमको स्वयं में अपने आचरण में भी वो सत्य बोलने की आदतों को ढालना होगा, तभी हम सही रूप में शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए और सत्य नहीं बोल रहे हैं तो प्लेटो के अनुसार वह शिक्षा नहीं थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है की लिखा हुआ है, सद्गुण ही ज्ञान है, इसको करेक्शन कर लेना, सद्गुण ही ज्ञान है प्लेटो का, ये एक बड़ा कोटेशन था। उसके पश्चात ये सेम है। अब हम चलते हैं प्लेटो की संपूर्ण शिक्षा पद्धति को देखते हुए। तो सबसे पहले जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत था, इस सभी का जो मैंने अब तक बताया हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं अभी, और इस प्रकार अध्ययन करेंगे
कि आपको कभी भी दोबारा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो उसके पश्चात आप इसका 2-3 बार रिवीजन अवश्य कर लें, और उसके पश्चात आपको प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जो है ऐसा कंठस्थ हो जाएगा कि आपको कभी भी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को आप भूलेंगे नहीं, और हमेशा जब भी आपसे पूछा जाता है आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को बता पाएंगे। तो जो अभी वैसे मैंने बताया कि प्लेटो की शिक्षा का स्वरूप जो था, शिक्षा का स्वरूप वह एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों को मिलाकर लिया गया था। तो अगर प्रश्न आता है प्लेटो की शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार है, तो आपको बताना है मिश्रित है। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को मिलाकर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना दी थी। उसके पश्चात जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली है, हम उस पर नजर डालते हैं किस प्रकार की वो शिक्षा प्रणाली थी। तो सबसे पहली जो उसकी विशेषता थी एथेंस की शिक्षा प्रणाली की, क्योंकि एथेंस की शिक्षा प्रणाली और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को हमको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसको समझने के पश्चात ही हम कहीं ना कहीं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से जान पाएंगे। तो जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वह थी वैयक्तिक शिक्षा, यानी कि शिक्षा पर परिवार का नियंत्रण होता था। जिस प्रकार आज आप देखते हैं कि जो शिक्षा दी जाती है वो परिवार के माध्यम से दी जाती है, यानी कि उसका वहन भी परिवार करता है। परिवार के संरक्षण में रहकर बालक स्कूल जाते हैं और शाम को लौटकर बालक अपने घर को आते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। जैसा आप भारत में जानते हैं कि पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, तो गुरुकुल व्यवस्था गुरुओं के नियंत्रण में रहकर ली जाती थी, यानी कि परिवार से दूर उन्हें कर दिया जाता था। वैसी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में भी राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता था और अपने अनुसार ही शिक्षा दीक्षा देता था, जो उसे शिक्षा देनी होती थी। उसको हम अभी देखेंगे। तो वैयक्तिक शिक्षा थी, यानी कि परिवार का नियंत्रण था और परिवार को ही शिक्षा का वहन, जो भी खर्च है वो वहन करना होता था। दूसरी विशेषता जो है वो है बालक और बालिकाओं हेतु समान शिक्षा नहीं, यानी कि एथेंस में बालकों के लिए अलग शिक्षा थी और बालिकाओं के लिए अलग शिक्षा थी। बालिकाओं के लिए माना जाता था कि उन्होंने गृह संचालन का कार्य करना है, उन्होंने घर की देख रेख करनी है, तो उनको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जबकि बालकों का कार्य, क्योंकि यह माना जाता था कि बालकों ने व्यवसाय करने हैं, बालकों ने सेना में रहना है, तो बालकों को उस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। कुल मिलाकर बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शिक्षा प्रणाली एथेंस में थी। उसके पश्चात जो तीसरी विशेषता इसकी थी वह थी बालिकाओं को अलग से गृह संचालन की शिक्षा। तो जैसे मैं पहले ही इसको विस्तृत कर चुका हूं कि अलग से बालिकाओं के लिए गृह संचालन की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो अब हम जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली है उसको अगर विभाजित करें तो 3 वर्गों में यह शिक्षा थी: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। जैसा कि मैंने बताया, प्राथमिक शिक्षा 6 से और 14 वर्ष की आयु तक दी जाती थी और इसमें मुख्यतः पढ़ना लिखना सिखाया जाता था कि जो भी भाषा वहां पढ़ाई जाती थी होगी उसको पढ़ना उसको लिखना सिखाया जाता था। और साहित्य, व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी प्राथमिक शिक्षा के दौर में। 6 से 14 वर्ष से पूर्व ही साहित्य की शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा और संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। तो उसके पश्चात जो दूसरा चरण आता था वो आता है माध्यमिक शिक्षा का, और यह सर्वसुलभ नहीं थी। कहने का अर्थ है सभी के लिए यह शिक्षा नहीं थी, क्योंकि इस शिक्षा में जो खर्च है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता था होगा, इसलिए हाँ महंगी थी, इसलिए सभी के लिए सुलभ नहीं थी। और जो अमीर घराने के लोग थे वही इस शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को ले पाते थे, और यह शिक्षा 14 से 18 वर्ष की आयु तक दी जाती थी। इसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उसके पश्चात तीसरा चरण जो शिक्षा का था एथेंस की शिक्षा का, वो था सैनिक या सामाजिक शिक्षा। यह 18 से 20 वर्ष तक थी और जिन व्यक्तियों को सैनिक बनना है उनको ही नहीं बल्कि प्रत्येक एथेंस वासियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रत्येक एथेंस वासी, तो कहने का अर्थ है बालक बालिका जो भी हो, प्रत्येक एथेंस वासी को ये सैनिक शिक्षा लेनी होती थी। और यह शिक्षा जो है, इस शिक्षा पर नियंत्रण राज्य का होता था और राज्य के द्वारा ही यह शिक्षा दी जाती थी। कहने का अर्थ है 18 वर्ष तक तो आप अपने परिवार के संरक्षण में हैं, किंतु 18 वर्ष के पश्चात आपको 2 वर्ष के लिए जो शासन है, शासन के नियंत्रण में जो वो रहना होता था, और उसके द्वारा ही आपको सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तो अभी हमने देखा एथेंस की शिक्षा प्रणाली को।
अब उसके पश्चात है स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को हम देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जब तक भी बालक शिक्षा ले रहा है तब तक राज्य के नियंत्रण में बालक को रहना होता था और 7 वर्ष की आयु में बालक को माता पिता से ले लिया जाता था और उसे राज्य के नियंत्रण में रख लिया जाता था और राज्य उसे अपने अनुसार शिक्षा देता था और उसमें मुख्यतः सैन्य शिक्षा ही दी जाती थी। बालकों और बालिकाओं के लिए कम ज्यादा रूप में समान शिक्षा थी। कहने का अर्थ है बालक हो चाहे बालिका हो उनके लिए थोड़ा फर्क हो सकता है, बालिकाओं के लिए थोड़ा कम कष्ट भरी और बालकों के लिए अधिक, पर बालक और बालिकाओं के लिए लगभग समान शिक्षा थी और दोनों के लिए ये सैन्य शिक्षा दी जाती थी। मानसिक व बौद्धिक शिक्षा पर जोर नहीं था और मानसिक व बौद्धिक शिक्षा यानी कि जिससे किसी के बुद्धि का विकास हो, कहने का अर्थ है अलंकार शास्त्र, भाषण कला, इस प्रकार की कोई शिक्षा स्पार्टा में नहीं दी जाती थी। कुल मिलाकर सैनिकों को सैनिक पैदा करना स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य था। अब हम चलते हैं प्लेटो के शिक्षा दर्शन पर। तो जैसा मैंने बताया ज्ञान प्राप्त करना तथा उसके अनुसार आचरण करना प्लेटो का शिक्षा का दर्शन है और सद्गुण ही ज्ञान है, उसने बताया है। तो जो प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य हैं, उद्देश्य को जानने से पूर्व हमको कहीं ना कहीं प्लेटो की शिक्षा योजना को जानना होगा। तो चलिए पहले प्लेटो के शिक्षा के उद्देश्य को ही देख लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य थे। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, तो प्लेटो की शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य था। शिक्षा योजना को हम देख लेंगे और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या उस शिक्षा योजना से ये जो उद्देश्य है प्राप्त हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं जो योजना थी तो उससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य होती थी। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि सैनिक शिक्षा भी दी जा रही है, उसके अलावा मानसिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा भी दी जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास होगा ही होगा। दूसरा ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान जब प्राप्त करेगा व्यक्ति तभी उसका जो विकास है वो हो पाएगा। और आत्म साक्षात्कार, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ किसी वस्तु के बारे में जान लेना नहीं, बल्कि अपने बारे में आत्म साक्षात्कार कि मैं कौन हूं और मैं क्यों इस धरा पर आया हूं, उस सब संदर्भ में उसको जानकारी हो व्यक्ति को। तो यही प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य था। कहीं ना कहीं प्लेटो के गुरु जो सुकरात थे वह भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उससे प्रभावित थे। माना जाता है कि सुकरात अपने जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं भारत आए थे और दांडायन से प्रभावित थे, इसलिए, और सुकरात प्लेटो से प्रभावित थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्लेटो पर भी कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा पद्धति का असर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार, आध्यात्म, ये सारी भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषताएं रही हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की बात कहीं ना कहीं प्लेटो करता है। उसके पश्चात जो तीसरा उद्देश्य था वह था सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो आपका जो यूं कह सकते हैं सुंदर चीजों को देखने से मन आकर्षित रहता है, मन बोझिल नहीं लगता, सुंदर चीजों को देखने में आनंद आता है। तो आनंदित मन से क्या है, जैसे कहा जाता है स्वस्थ मन जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क की नींव होता है या स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो इसलिए सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य था कि प्राकृतिक सुंदरता हो या किसी भी चीज की सुंदरता हो, उस सुंदरता के प्रति, उस सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना प्लेटो की, चाहे वो किसी अध्ययन की सुंदरता हो, अध्ययन में बालकों को आनंद आए, वो भी एक सौंदर्य है। तो उस सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य था। उसके पश्चात शरीर और मानसिक दोनों का विकास करना, क्योंकि प्लेटो ने सिर्फ सैनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि मस्तिष्क का विकास कैसे हो उसके लिए बौद्धिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं पर जोर दिया है जिससे कि शरीर और मन दोनों का विकास हो सके। सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष पर जोर, हम हमेशा बात करता रहता हूं कि सैद्धांतिक पक्ष यह होता है कि सिद्धांत में क्या कहा गया है। जैसे हम देखते हैं कि कानूनों में कहीं चीजें कही गई है, किंतु
या सिद्धांत में हम पढ़ते हैं सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसी कई परिस्थितियां हो जाती है कि हमको सत्य से विमुख होना पड़ता है और झूठ बोलना पड़ता है। तो व्यवहारिक, तो वहां पे हमको कई कारण हो सकते हैं। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का कुछ भला हो रहा है तो वहां पे झूठ बोलना भी सही है। तो यही सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर जोर की बात प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था। फिर व्यक्ति और सामाजिक विकास, यानी कि व्यक्ति का स्वयं में विकास हो और फिर व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास हो, यह प्लेटो बार बार जोर देता रहा है। तो जब व्यक्ति का विकास होगा तभी उसके समाज का विकास होगा, इसलिए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर जोर प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य था। संरक्षक वर्ग को तैयार करना, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जो है वो लगभग 50-55 वर्ष तक चल रही थी और उसका जो उद्देश्य था प्लेटो की शिक्षा का, उससे कहीं ना कहीं सैनिक वर्ग को नहीं बल्कि संरक्षक, एक जो दार्शनिक शासक था उसका निर्माण करना प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का एक अन्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जो मुख्य उद्देश्य था, यूं कह सकते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का यही था, क्योंकि एक दार्शनिक शासक जब होगा, दार्शनिक यानी कि जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके शासक बना होगा, तो वह कभी बुरा कर ही नहीं सकता, ऐसा प्लेटो का मानना था। क्योंकि उसको सब चीज का ज्ञान होगा कि बुरा करने से उसको क्या असर पड़ेगा और भलाई करने से क्या असर पड़ेगा। तो इस प्रकार प्लेटो मानता था कि एक जो दार्शनिक शासक होगा उसका निर्माण शिक्षा के माध्यम से, और दूसरा जो साम्यवाद व्यवस्था अभी हम अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों में, तो उसके माध्यम से ही एक दार्शनिक शासक का निर्माण किया जा सकता है। तो इसलिए भी संरक्षक वर्ग वही है, संरक्षक वर्ग जो दार्शनिक शासक है, तो उसका निर्माण करना भी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य है। उसके पश्चात अब हम देखने का प्रयास करेंगे प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, प्लेटो की शिक्षा योजना को। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो हम देखते हैं कि दो भागों में विभाजित है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और जो ये प्रारंभिक शिक्षा है और जो आधार है इनको विभाजित करने के, एक तो आयु का आधार है, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कम आयु में होगी और जो उच्च शिक्षा है वह अधिक आयु में होगी। और वर्ग के आधार पर भी इसे बांटा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सैनिक और जो क्षुधा यानी कि जो दोनों ही उच्च वर्गों के जो पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग है जो वह है दोनों वर्गों की सेवा करने वाला वर्ग, या यूं कह सकते हैं सेवी वर्ग। तो जो सेवी वर्ग है तीसरा, उसके लिए शिक्षा की पहले तो प्लेटो ने आवश्यकता नहीं बताई है अपने अनुसार, किंतु अगर वो शिक्षा लेता भी है तो प्राथमिक शिक्षा के एक निचले स्तर तक ही उसको शिक्षा लेने का अधिकार है। और जो व्यक्ति उस शिक्षा को पास आउट नहीं कर पाते हैं उन्हीं को सेवी वर्ग में रखने की बात प्लेटो करता है। तो आयु के आधार पर बांटा है और दूसरा वर्ग के आधार पर। वर्ग के आधार पर यानी कि जो निम्न वर्ग है उसको प्रारंभिक शिक्षा और जो उच्च वर्ग है उसको उच्च शिक्षा दी जाएगी। तो दो आधारों पर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को शिक्षा को विभाजित किया है। अब है प्रारंभिक शिक्षा। आखिर प्राइमरी एजुकेशन का क्या स्वरूप प्लेटो ने दिया है हम देखते हैं। 3 भागों में विभाजित किया है, प्रारंभिक शिक्षा को ही 3 भागों में विभाजित किया है। एक जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरी 6 से 18 वर्ष तक और तीसरी 18 से 20 वर्ष तक। तो आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को ही प्लेटो ने कितना बड़ा कर दिया है। 20 वर्ष तक व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा ले रहा है। तो जो जन्म से 6 वर्ष तक है उसमें धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा इसलिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकवान बनाया जाए, और धार्मिक शिक्षा ताकि जब धार्मिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वह भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर नैतिकता का को स्थापित करना होता है। इसलिए प्लेटो ने जन्म से 6 वर्ष तक यानी कि एक छोटी आयु में ही बालक को धार्मिक शिक्षा की बात की है। कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक शिक्षा की बात प्लेटो ने आज भी अगर हम देखें तो छोटे बालकों पर जो भी शिक्षा आप उसे देंगे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसे जो सिखाएं, जैसा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि अगर हमको सफाई की जो ये क्रांति है, स्वच्छ भारत की जो क्रांति है, उसको अगर लाना है तो छोटे बालकों से ही उसकी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि एक बार उनको अगर सिखा दिया तो वो अपने जीवन भर उसी प्रणाली को लागू करते रहेंगे। तो उसी प्रकार प्लेटो ने भी
एक छोटे स्तर पर ही धार्मिक व नैतिक शिक्षा की बात की, ताकि नैतिकता का विकास व्यक्ति के भीतर किया जा सके। उसके पश्चात एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा को जो पास कर पाएंगे वो 6 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है, जिसमें व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा, इस शिक्षा को वो लेंगे। और जो वहां पास आउट नहीं होंगे वो अपने जो कार्य है उन कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे। तो व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा इसलिए ताकि शरीर को हष्टपुष्ट किया जा सके, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसलिए प्लेटो का मानना था कि व्यायाम के माध्यम से क्या है, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ किया जा सकेगा, और संगीत के माध्यम से उसका जो मस्तिष्क है उसको स्वस्थ किया जा सकेगा। आप देखते हैं कि जब आप किसी प्रकार की बोरिंग फील करते हैं या कुछ अपने मस्तिष्क को अच्छा फील नहीं करते हैं, तो आप संगीत सुनना प्रारंभ कर देते हैं, और आप देखते हैं कि कुछ ही देर में आपका जो भी टेंशन है या जो भी तनाव है वो दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ही प्लेटो ने संगीत की शिक्षा पर जोर दिया था कि संगीत की शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जा सके। तो जो 6 से 18 वर्ष तक की आयु थी उसमें व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा दी जानी थी। उसके पश्चात जो प्राथमिक शिक्षा का तीसरा चरण था उसमें 18 से 20 वर्ष तक, उसमें सैनिक प्रशिक्षण का काल था, यानी कि सैन्य शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को लेनी होती थी जो उस समय है। और कहीं ना कहीं इस शिक्षा का उद्देश्य सैन्य वर्ग को सैन्य जो जिन वर्गों का कार्य सेना का है, सुरक्षा का है, उस वर्ग को स्थापित करना, या उस वर्ग के लिए ही ये मुख्यतः शिक्षा थी। किंतु ये शिक्षा उनको भी लेनी होती थी जिनको कि आगे जाकर शासक बनना है, इसलिए यह शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। और इस शिक्षा के पश्चात एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो व्यक्ति पास आउट करेगा वो आगे जाएगा, और जो पास आउट नहीं कर पाएगा वो सैनिक बनकर ही रह जाएगा। उसे सैनिक का कार्य करना होगा प्लेटो के अनुसार। उसके पश्चात जो व्यायाम शरीर का प्रशिक्षण है तथा संगीत मस्तिष्क का, जैसे मैं बता चुका हूँ, संगीत और साहित्य पर कठोर राजकीय नियंत्रण था। हाँ, एक बात हमको और ध्यान रखनी होगी कि प्लेटो ने अपने जो शिक्षा व्यवस्था दी है उसमें संगीत और साहित्य यानी कि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कहानियां हैं, उन पर नियंत्रण रखा हुआ था कि क्या व्यक्ति को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसी कोई भी कहानी, ऐसा कोई भी साहित्य व्यक्ति को नहीं पढ़ना है जिससे उसके देश के प्रति या जो अपना राज्य है उसके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो, या ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना है जिससे कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे संगीत पर भी रोक प्लेटो ने लगाई थी जिससे कि व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो राजकीय नियंत्रण, जैसे हम आज देखते हैं किसी भी प्रकार का साहित्य आपको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, और आप देखते हैं कि उन साहित्य से कहीं ना कहीं लोगों के मस्तिष्क पर असर पड़ता है, और उस असर से व्यक्ति एक अपनी अलग विचारधारा या किसी विचारधारा विशेष का ग्राही हो जाता है, और उस विचारधारा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। और अगर वो विचार अच्छे हों तो उसका जीवन सफल है, और वही विचार अगर बुरे हों तो उसका जीवन कहीं ना कहीं नर्क बनकर रह जाता है। इसलिए ही प्लेटो ने संगीत और साहित्य पर राजकीय नियंत्रण लगाने की बात की थी। उसके पश्चात प्लेटो की जो शिक्षा का इस स्तर पर 20 वर्ष के बाद एग्जाम होगा। एग्जाम में जो व्यक्ति पास आउट होगा वो आगे उच्च शिक्षा के लिए योग्य होगा। उच्च शिक्षा को भी प्लेटो ने 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहली है 20 से 30 वर्ष तक, और दूसरी है 30 से 35 वर्ष तक। अर्थात पहली जो 20 से 30 वर्ष है उसमें गणित, रेखा गणित, ज्योतिष और संगीत की शिक्षा दी जाएगी, और ये सारा का सारा व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनाने के लिए है। चाहे गणित की हो, रेखा गणित की हो, ज्योतिष की हो और संगीत की हो, समस्त शिक्षाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति को दार्शनिक बनाने के लिए है, ताकि एक दार्शनिक शासक का निर्माण किया जा सके। और जो ये उच्च शिक्षा है कहीं ना कहीं शासक वर्ग के लिए यह शिक्षा थी। उसके पश्चात 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन व्यक्ति को कराया जाएगा, और जिससे वह निपुण हो जाएगा दर्शन शास्त्र में। तो प्लेटो ने पाइथागोरस का प्रभाव के कारण गणित पर अत्यधिक जोर दिया है। हाँ, प्लेटो की जो एकेडमी थी वहां स्पष्ट रूप से लिखा था कि वही व्यक्ति अंदर आ सकता है जिसको कि गणित का ज्ञान हो। तो इस प्रकार प्लेटो ने भी कहीं ना कहीं गणित के ज्ञान पर बहुत अधिक जोर दिया था।
और पाइथागोरस का जो प्रभाव प्लेटो पर था, उसी कारण प्लेटो ने गणित की शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया था। उसके पश्चात जो शिक्षा है प्लेटो की शिक्षा योजना जो है, वह हमने आपका अभी तक अपने प्लेटो की शिक्षा योजना को देखा, और इस योजना से क्या क्या उद्देश्य प्लेटो प्राप्त करना चाहता था उसको हमने समझा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा योजना है, वह जो प्लेटो का न्याय स्थापित करना चाहता है प्लेटो अपने राज्य में, उसको स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था प्लेटो ने दी है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। कल के दिन हम देखेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे, और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की जो आलोचनाएं हैं। इसके अलावा 35 वर्ष के पश्चात भी प्लेटो ने कहीं ना कहीं शिक्षा को अनिवार्य माना है। तो उस 35 वर्ष से और जो 50 वर्ष तक की शिक्षा है, उसको भी हम कल के दिन में देखेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।